Welcome to Captain Agro friends. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी जो है एग्जाम्स में आएंगे। और मैं बता दूं आपको कि इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे, हमारा जो मेन टॉपिक था वो था साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के जितने भी मुख्य टॉपिक्स थे वो सारे हम जो है उनके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं पूरी तरीके से। ठीक है, उसके बाद में हम उसके कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे देखेंगे और उनका जो है आंसर देने की आप कोशिश करना। ठीक है, जैसे कि मैं कोई भी क्वेश्चन बोलता हूं तो आपके माइंड में पहले ही उसकी जो ऑप्शंस हैं उनको पढ़ के और आपके माइंड में जो है आंसर्स आ जाना चाहिए, ताकि ठीक है जो आपने पढ़ा है सारा का सारा साइटोलॉजी का पोर्शन वो अच्छी तरीके से आपका रिकवर हो सके, अच्छे से समझ में आया हो अगर आपको, तो आप जो है सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे और उनका जो है आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है समझ में तो आप दोबारा जो है सारी वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का हमारा जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपके लिए लेके आए 8 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन में जो है अपन अच्छे तरीके से देखेंगे यहाँ पे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ आपको कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानी जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक की अनुपस्थिति पर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया एंड हरित लवक की अनुपस्थिति पर। सेकेंड ऑप्शन है कोशिका भित्ति के डीएनए रेशे एवं गोल्जी काय की उपस्थिति पर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है तर्कु तंतु, डीएनए रेशे एवं गोल्जी काय की उपस्थिति पर। आपको ध्यान देना है यहाँ पे हर एक वर्ड और सारी की सारी चीजें जो है प्रोकैरियोटिक सेल से मिली हुई होनी चाहिए। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डीएनए रेशे एवं गोल्जी काय एवं तर्कु तंतु की अनुपस्थिति पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा 4 ऑप्शंस में से जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानी जा सकती है। किससे हम पहचान सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो उसमें क्या क्या चीजें एब्सेंट या प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, जो बी ऑप्शंस है अपना यहाँ पे कोशिका भित्ति, डीएनए रेशे एवं गोल्जी काय अगर किसी भी सेल के अंदर उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है। तो अगर आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर अगर डिफरेंस पढ़ा हो तो आसानी से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपने पास फर्स्ट ऑप्शन में सूत्र कणिका, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है राइबोसोम, थर्ड ऑप्शन है गोल्जी काय और फोर्थ ऑप्शन है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हमने चारों ऑप्शन देखे, फर्स्ट सूत्र कणिका, राइबोसोम, गोल्जी काय एंड ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें राइबोसोम कोशिकांग जो है यहाँ पे पाया जाता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास आता है कि जब कोशिका छोटी होती है तो उसमें क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि केंद्रक छोटा होगा, या फिर सेकंड ऑप्शन है केंद्रक बहुत बड़ा होता है, सी ऑप्शन है कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय ज्यादा सक्रिय होती है, या फिर डी ऑप्शन है कोशिका उपापचय दृष्टि से कम सक्रिय होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारे सेल होती है वो किस तरीके से छोटी होती है तब उसमें क्या डिफरेंस होता है, और जब वो बड़ी हो जाती है तो उसमें क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे मैंने बताए हुए हैं, सभी जो वीडियोज हैं उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं आपको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा कि जैसे कोशिका छोटी से बड़ी होती जाती है तो उसमें, जब कोशिका छोटी होती है तो उसमें क्या होगा, केंद्रक भी छोटा होगा, और जब कोशिका छोटी होगी तो उसमें केंद्रक छोटा होगा, और जब जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी उसकी ग्रोथ होती जाएगी कोशिका की, उसी तरीके से जो है उसका न्यूक्लियस भी क्या होता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, केंद्रक छोटा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि जब कोशिका बड़ी होती है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको कि कोशिका जब छोटी होती है तो उसमें केंद्रक छोटा होता है, और जैसे जैसे ग्रोथ करता जाता है वैसे वैसे केंद्रक बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर अपना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अच्छी तरीके से मैंने सेल थ्योरी के बारे में भी बताया है पूरी तरीके से, यहाँ पे एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन अपने पास है स्वान, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, थर्ड ऑप्शन है हक्सले एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा कि कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी को डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वान एंड स्लाइडेन, ठीक है, स्वान एंड स्लाइडेन ने 1838 से 1839 में जो है सेल थ्योरी को डिस्कवर किया था, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, ये थे एनिमल से, और जो आपने पास स्लाइडेन थे, स्लाइडेन जो थे वो थे प्लांट से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्वान व स्लाइडेन ने, ठीक है। कब दिया था, 1838 टू 1839 को जो है इन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया था। और रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने कोशिका की खोज की थी, ठीक है, कोशिका को डिस्कवर किया था किसमें, एक प्लांट की कोर्क सेल्स में, ठीक है, प्लांट की एक कोर्क सेल में जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका को, और ये डेड सेल्स थे, ठीक है, कौन से सेल्स थे, डेड सेल्स के ऊपर इन्होंने जो है अध्ययन किया था, मतलब कोशिका की खोज की थी डेड सेल्स के अंदर। और ये कब की थी, 1665 में, ठीक है। तो ये कुछ तथ्य है, मुख्य है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जैसे कि यहाँ आता है तो उसकी सारे के सारे जो चार पॉइंट्स हैं या फिर चार ऑप्शंस जो होते हैं उनके बारे में कोई ना कोई एक तथ्य आपको याद जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद है तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी सबसे बेस्ट है, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे को बोलता है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जन्मदाता कौन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न सेल साइटोलॉजी मतलब फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, जो भी मैंने पहले वीडियोज बनाई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है ल्यूवेनहोक, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, थर्ड ऑप्शन है सीवी स्वानसन एंड फोर्थ ऑप्शन है ए.के. शर्मा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि फादर ऑफ साइटोलॉजी मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है। तो यहाँ पे आंसर अपना जो होगा वो होगा सीपी स्वानसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। और मैं अगर बात करूं कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी तो हमारा आंसर क्या होगा, ए.के. शर्मा, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए.के. शर्मा है। और यहाँ पे जो मॉडर्न साइटोलॉजी है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी वो है सीपी स्वानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं कि सबसे लंबी कोशिका पादप कोशिका कौन सी है, ठीक है। तो आपको बतानी है कि सबसे लंबी या सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सी है, ठीक है। तो वाहिकाएं फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है वाहिनिकाएं। ध्यान देना है, अच्छी तरीके से देखना है, वर्ड में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और हम लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे जाइलम तंतु हो गए, रेफी तंतु हो गए, इनमें से जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मतलब जाइलम तंतु जो है सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम वह व्यक्ति जिसने जीवित कोशिका में को सर्वप्रथम देखा था, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जीवित सेल की खोज किसने की थी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि स्लाइडेन एंड ऑप्शन नंबर बी स्वान, ऑप्शन नंबर सी एंटोनी ऑन लीवेनहॉक एंड ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो जीवित कोशिका के ऊपर जो है खोज किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम एंटोनी ऑन लीवेनहॉक, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सी, ठीक है। नेक्स्ट आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 8 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अधिकतर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको ध्यान ये देना है, या ध्यान देने की बात ये है यहाँ पे कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं हमें, ठीक है। और इस कंडीशन में जो है ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपको गलत नहीं करना है। और अगर कहीं भी किसी भी जगह ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आपको बहुत ही अवेयर की रखने हैं उन चीजों को, ठीक है। उन क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरीके से अगर आप हो सके तो एक नोटबुक बना लीजिए, ताकि आजकल का जो एग्जामिनर होता है, कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनर होता है, वो क्या करता है कि इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बना के देता है, ठीक है। क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है बच्चा या स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा देखना है और
जो अपना कैप्टन एग्रो चैनल है इस पे इसी तरीके से आगे बने रहना है, ताकि आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन और मिल सके। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जीवन का भौगोलिक आधार या जीवन का भौतिक आधार क्या होता है, तो उसका यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नंबर ए है कि केंद्रक या फिर प्लाज्मा झिल्ली या फिर जीव द्रव्य या फिर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ना देके अगर आपको दे दिया जाए कि केंद्रक द्रव्य, ठीक है, केंद्रक द्रव्य, तो आपको देखो दोनों चीजों में डिफरेंस क्रिएट करना है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आपके माइंड में आ गया होगा आई होप। ठीक है, अगर नहीं आया है तो मैं बता देता हूं आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जीव द्रव्य। ठीक है, क्या होगा, जीव द्रव्य। मतलब कोशिका में हमने पढ़ा था कि कोशिका ये पूरी एक सेल है। ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, इसके चारों ओर जो मिनरल्स या पदार्थ मटेरियल भरा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। और उस साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, उस साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे केंद्रक द्रव्य की, तो केंद्रक के बीच में जितना भी मटेरियल होता है वो सब क्या कहलाता है, वो सब क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होता है केंद्रक द्रव्य। तो आपको दोनों में जो है अच्छी तरीके से डिफरेंस देखना है। और ये सारे के सारे अपने आज के 8 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।